आज का जो एपिसोड है मेरे ख्याल से अब मेजरमेंट्स के लिए ये वाला एपिसोड और आधा अगला एपिसोड में पूरा हो जाएगा एंड देन वी स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में एक आइडिया दी। दिस इज द हिडन हीट, और ये हीट जो है ये काम में आती है व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो जब किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो हीट कन्वर्शन ऑफ स्टेट में लगती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और जो हीट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लगती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, माइंड यू, ये बात ध्यान रखना कि इट इज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनफैक्ट आपको कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आया होगा कि सपोज करो कि 1 kg बॉइलिंग वाटर है और 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 2 लोगों को खड़ा करके एक के ऊपर वो बॉइलिंग वाटर डाल दिया जाता है और एक के ऊपर स्टीम छोड़ दी जाती है एक की, तो बर्न्स किसको ज़्यादा रहेंगे? तो इसका सीधा आंसर है स्टीम। वाई? बिकॉज स्टीम कंटेन्स 2.25 into 10 to the power 6 joule of energy more than the boiling water, even though both of them are at 100 degrees Celsius. So 2.25 into 10 to the power 6 joule, 1 kg में बोल रहा हूँ, 1 kg। अब आप बोलोगे नहीं, हम तो सोनाबाद के लिए जाते हैं, स्टीम आती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पसीना निकलता है। अरे तो वो पूरे कमरे के अंदर 10 से 20 ग्राम स्टीम रहती है। 1 kg स्टीम के क्या समझते हो आप लोग कितनी हो जाएगी? 1 किलो स्टीम छोड़ के देखो, फिर देखो कि क्या बढ़िया मज़ा आता है। डांस करने लगोगे वहाँ पर, गर्मी की वजह से और बर्न्स की वजह से। वो 10-20 ग्राम से सोनाबाद होता है आपका, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर अपन बात करें तो अगर 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट करते हो 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट रिक्वायर्ड रहती है विच इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि छुपी हुई रहती है, वो होती है करीब 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसी ढंग से अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो तो एल्यूमिनियम को सॉलिड से लिक्विड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इट कम्स टू 3.21 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। तो इस तरीके से अलग अलग हैं। और उसी ढंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है। खास तौर पे तो वाटर का अपने को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर वाटर ही ज़्यादा अपने काम में आता है। तो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज 2.25 into 10 to the power 5 जूल पर 2.25 into 10 to the power 6 जूल पर केजी, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। और यही सब चीज़ें जो हैं ये पानी की खासियत है, जिसकी वजह से अपनी अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म है। ओके, अगर आप इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप टेम्परेचर करेंगे और यहाँ पर आप टाइम की बात करेंगे, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो व्हेन यू स्टार्ट विद 0 डिग्री सेल्सियस
व्हेन यू स्टार्ट विद 0 डिग्री विद 20 डिग्री सेल्सियस अगर अपन बोलें तो उस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, ये जब आप बढ़ाते जाएंगे इसका टेम्परेचर एंड इट कम्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, then the temperature increase stops here, और फिर एक टाइम के साथ हीट देते जा रहे हो आप, इस ढंग से आपका कन्वर्शन का टाइम रहेगा, जबकि बाकी का जो मास है उसका जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी स्टेबल एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जब वो पूरा स्टीम बन जाएगा तब आपका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। ओके, तो इस ढंग से आपका ये पूरा का पूरा बनता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन उसको कैसे करना, उसको कैसे करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस सी क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट let's say 100 gram of ice, 100 gram of ice at -5 degrees Celsius to superheated steam at 105 degrees Celsius। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। Calculate the heat required to change 100 gram of ice at -5 degrees Celsius to superheated steam at 105 degrees Celsius। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के कैलकुलेशंस अलग अलग रहेंगे और उसको अपन देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ये पहला है आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, पहली स्टेज जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करके इसको सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, then it will get converted to water at 0 degrees Celsius। वाटर थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, मुझे लग रहा है कि बराबर समझ में। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर और आगे बढ़ेंगे, water at 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट, फिर स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा बनाने में तकलीफ है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर सुपर हीटेड स्टीम at 105 degrees Celsius। Now see, तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, टोटल हीट रिक्वायर्ड, ये पूरे कन्वर्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आइस एट -5 से आइस एट 0, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। तो यहाँ पर पहला Q1 जो रहेगा, हीट रिक्वायर्ड, विल बी इक्वल टू M1 इंटू S इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर यहाँ पर देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर लेटेंट हीट लगेगी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q2 इज इक्वल टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
फिर यहां से तीसरा Q3 पर अगर हम आएंगे तो Q3 अब चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। उसके बाद फिर अगेन चेंज ऑफ स्टेट, तो Q4 विल बी इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर अंत में Q5 इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। तो ये टोटल Q क्या बनेगा? टोटल Q इज इक्वल टू पहला Q1 0.1 मल्टीप्लाइड बाय S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है, मैंने शायद कल आपको बताई थी, मुझे भी याद नहीं रहता है, इसलिए देखकर ही बता पाऊंगा मैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट आ गया ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज थ्रू 2130 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 5। ठीक है, ये मेरा हो गया Q1, हीट रिक्वायर्ड Q1। Q2 विल बी इक्वल टू 0.1 मास सेम है मल्टीप्लाइड बाय चेंज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसकी है 3.3, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, फिर Q3 विल बी इक्वल टू, अब वाटर का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 4180 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। Q4 हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, और फिर Q5 विल बी इक्वल टू, अब चेंज इन टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, एक मिनट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम 460 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज 5। इनको सबको आप ऐड कर दो, आपको टोटल हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगी। (301.49 किलो जूल इतनी हीट लगेगी मात्र 100 ग्राम पानी को। 100 ग्राम, ध्यान रखना, 100 ग्राम मतलब एक कांच का गिलास भी नहीं होता, वो भी 200-250 ग्राम का होता है। 100 ग्राम 100 ml पानी कितना होगा, यू कैन वेल इमेजिन। और वो 100 ml पानी के लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको 301.5 किलो जूल करीब करीब हीट लगेगी, पानी की खासियत। तो अब इसके बाद हम अगली चीज पर आते हैं। अपन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो आप लोगों को 12th तक भी नहीं पढ़ाई जाएगी। वो अगर आप बदकिस्मती से कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले गए या आर्किटेक्चर में चले गए तो आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्यों? आप समझ लो कि एक रेस्टोरेंट किसी को खोलना है, वो किसी आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिज़ाइनर को, वो भी आर्किटेक्ट ही होते हैं जनरली, तो इंटीरियर डिज़ाइनर को वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए कंसल्टेंसी के लिए अगर बुलाया जाता है तो रेस्टोरेंट के एम्बियंस के लिए लाइटिंग और लाइटिंग की इंटेंसिटी
कि कहाँ पर ज़्यादा लाइट चाहिए, कहाँ पर कम लाइट चाहिए, कहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, जिससे कि वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर वगैरह के लिए इंतज़ाम किया जा सके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर लाइटिंग सोर्स क्या रहे, जिससे कि लुमिनस इंटेंसिटी विच इज़ कैलकुलेटेड इन कैंडेला वो आपका बराबर से रहे, जिससे कि कोई भी आपके यहाँ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में आए या कहीं पर आए तो प्रॉपर एम्बियंस दिखे एंड ही और शी फील्स कंफर्टेबल इनटू इट। तो इसके लिए अगेन मैं वही वाले पिछले एपिसोड के जैसा डेफिनेशन वगैरह बोलूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको न स्टेरेडियन समझ में आएगा न कुछ समझ में आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसको हम लोग बस यहीं पर छोड़ दें कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि जिसकी की यूनिट कैंडेला होती है। अब अगला कौन सा, कितने हो गए अपने, 4 हो गए या 5 हो गए, तो उसके लिए देखते हैं कि कितने हुए हैं, फिर जो बचेगा वो मैं आप लोगों को, हाँ 6 हो गए, 7 और आखिरी बचा और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट रहा है साइंस में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फंडामेंटल क्वांटिटी में लेने का। अब आप लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सोच रहे होंगे कि अब किलोग्राम वगैरह की बात करेंगे या ग्राम की बात करेंगे या क्विंटल की, ना वो तो मास में हो गया, निकल गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये काफ़ी नई चीज़ है और इसकी यूनिट होती है मोल, MOLE, मोल। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए, और मैं सिखा भी चुका हूँ आप लोगों को 7th और 8th में, कि व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक मास। What do you mean by the atomic mass? What is atomic mass? Atomic mass is जो होता है that is compared with the mass of 1/12 of a carbon atom. तो उस हिसाब से अगर देखें तो सोडियम is 23 times heavier than the mass of 1/12 of a carbon atom. 1/12 of a carbon atom. इसलिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज कंसिडर्ड एज 23, या फिर थोड़ा सा अगर अपन इसमें देखें, मतलब बहुत लेमन टर्म्स में, तो एटॉमिक मास इज द नंबर, या उसको मास नंबर भी बोलते हैं, इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। तो सोडियम में आपके 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, मतलब टोटल हुए 23, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 11 और एटॉमिक मास रहेगा 23 स्टेबल आइसोटोप का, ओके। उसी ढंग से आपका जो कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक मास रहेगा 12 और एटॉमिक नंबर रहेगा 6। तो देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास, मोल, and there is one more thing which is known as Avogadro's number. Now, first thing, what do you mean by gram atomic mass या gram molecular mass? कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या रहेगा, ग्राम मोलिकुलर मास क्या रहेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था सोडियम का एटॉमिक मास है 23। तो अगर आप एग्जैक्टली 23 ग्राम सोडियम लेते हो तो वो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम ग्राम एटॉमिक मास, या फिर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों को मिलाकर अपन बात कर सकते हैं ग्राम पार्टिकल मास के बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट
इट इज ए कंपाउंड। कैल्शियम के 40, कार्बन के 12, 3 ऑक्सीजन के 16 दिया 48, टोटल 100 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2 32 64 98 हो गया। तो अगर आप 98 ग्राम H2SO4 लोगे तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम पार्टिकल मास रहेगा। अगर आप एग्जैक्टली 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो वो उसका ग्राम पार्टिकल मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आप 23 ग्राम सोडियम लोगे एग्जैक्टली तो उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम पार्टिकल मास होगा। तो ये जो ग्राम पार्टिकल मास, मोल और एवोगैड्रोस इनके बीच में एक रिलेशन देखिए। ग्राम पार्टिकल मास, मोल, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, ऐसे नहीं कि रैंडम फेंक दिया, साइंटिफिक कैलकुलेशंस की, सब कुछ किया और उसके बाद वो नंबर दिया। एंड दैट नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23। और फिर उसने बोला ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में बात करता हूँ कि अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लेते हो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लेते हो तो उसका जो ग्राम पार्टिकल मास है एग्जैक्टली उतना वजन मिलेगा आपको। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आप एक ग्राम पार्टिकल मास लेते हो कोई भी सब्सटेंस का तो उसको आप 1 मोल कहेंगे कि आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया, 1 मोल सब्सटेंस। मतलब अब मतलब की बात कर रहे हैं, सोडियम अगर आप एग्जैक्टली 23 ग्राम सोडियम लेते हो, एग्जैक्टली 23 ग्राम सोडियम लेते हो और उसको फिर गिनने बैठते हो, पॉसिबल नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि अगर आप 23 ग्राम एग्जैक्ट सोडियम लेते हो, सोडियम मेटल, और उसके अगर नंबर ऑफ एटम्स गिनते हो कि वो एग्जैक्टली 23 ग्राम में कितने एटम्स हैं तो आपको इतने एटम्स मिलेंगे, उसके उतने एटम्स मिलेंगे। और इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज के अगर आप लेते हो तो आप बोलोगे मैंने 1 मोल वो सब्सटेंस लिया। 1 मोल सब्सटेंस यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स ग्राम पार्टिकल मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तीनों एक दूसरे से इस ढंग से रिलेटेड है। या फिर अगर आपने 100 ग्राम एग्जैक्टली तोलकर कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, कितना 100 ग्राम, तो आप क्या बोलोगे मैंने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है। और अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स को गिनना शुरू करूं, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स को गिनना शुरू करूं तो मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं तो मैंने क्या लिया, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी के भी ले लो, आपने ग्राम पार्टिकल मास लिया उसका और उसको क्या बोलोगे आप, मैंने 1 मोल लिया। अगर आपने 12 ग्राम एग्जैक्टली कार्बन लिया है तो आपने क्या किया, 1 मोल कार्बन लिया और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स लिए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली तो आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस ली तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एटम यानी H और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी ये हाइड्रोजन गैस, दोनों में फर्क है। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एवोगैड्रोस नंबर, मोल और ग्राम पार्टिकल मास, ऑल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इस साल के अंत में आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक छोटा सा पोर्शन आएगा विच इज नोन एज मोल कंसेप्ट आफ्टर यू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वो तो खैर मैं पढ़ाऊंगा ही उस समय। अभी तो सिर्फ मैंने एक बेसिक आइडिया दी है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, ग्राम पार्टिकल मास क्या होता है। बाद में फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए जाएंगे। राइट, तो अब अपनी पूरी साथ के साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो चुकी हैं। अब अगली चीज जिस पर हम लोग आते हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो यूनिट होती है, अगर वो यूनिट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स में से 2 या 2 से ज्यादा, या फिर वो यूनिट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद फिर अगर आप स्पीड देखें या वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट, जो कुछ भी हो डिराइव्ड है। सेकेंड 2 बार, मीटर लेंथ का भी है, यहाँ पर भी लेंथ और टाइम, तो इनको क्या कहेंगे आप, डिराइव्ड यूनिट्स। प्रेशर इज पास्कल, PA पास्कल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें फिर फोर्स अपने आप में खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स यानी न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तीन यूनिट्स जो हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको फोर्स का यूनिट देगा। इस तरीके से अलग अलग हैं जिनके बारे में हम लोग अगली क्लास में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, और अगले एपिसोड में चर्चा करने के साथ ही साथ कन्वर्शन की भी बात करेंगे। टिल देन, अगले एपिसोड तक बाय।